हाँ जी। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं वो ऑडिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सबको ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है कि सर इसका मतलब क्या है, ढंग से समझ नहीं आ रहा। और टॉपिक का नाम है एजर्शंस। इंटर में भी है, फाइनल में भी है। एज सच एजर्शन के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आता, बट हाँ एजर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर के लिए, खास करके पेपर में भी आ जाता है। फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक सा टर्म है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है। अच्छा, तो इसको समझाने के लिए ना मैंने आपके लिए एक सैम्पल, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और साथ में कुछ और डेटा भी है, जो कि जब आप ऑडिट करने जाओगे, इंटर वाले लोग जब ऑडिट करने जाएंगे तो उनको इस टाइप से थोड़ा सा डेटा मिलेगा। सबसे पहले आप कोई भी ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहले आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगे, जो कि मैनेजमेंट ने बना रखे होंगे। उन्होंने P&L, उन्होंने बैलेंस शीट बनाया हुआ होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है। ये P&L आपको मिला, जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, बहुत सारी इनकम्स थी। मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वेजेस एंड सैलरी का, जो 18.5 लाख का एक्सपेंस आपको इसमें दिख रहा है, उसके बारे में, उसका एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ। अब आप खुद मुझे बताओ, आप ऑडिट करने गए, आपको P&L मिला, और P&L में लिखा हुआ है कि जी 18.5 लाख की हमारी वेजेस एंड सैलरी है, और आपको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन कौन सी चीज़ें चेक करोगे? सबसे पहली चीज़ तो आप यही चेक करोगे कि भाई क्या एक्चुअल में खर्चा हुआ है। मान लो आप किसी की ऑडिट करने गए, किसी दुकान पे आप ऑडिट करने गए, और वो जो मालिक है वही काम कर रहा है और कोई एम्प्लॉय नहीं है, और सैलरी उसने वेजेस एंड सैलरी 18.5 लाख लिख रखी है, तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा यार सैलरी देता किसको है, ये तो बता, एम्प्लॉय तो कोई है ही नहीं दे रहे यहाँ पे, है कि नहीं? दूसरी चीज़, आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का एग्जांपल लो। आप कहीं पर ऑडिट करने गए, उन्होंने अपने P&L में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा हुआ था 1 करोड़ का, तो आप क्या ये चेक नहीं करोगे कि भाई बिल तो दिखा, एडवर्टीजमेंट हुई भी है या नहीं हुई, कहाँ हुई है, फोटो दिखा, टीवी पे हुई है तो टीवी का कोई फोटो खींच के दिखा, भाई कितनी मिनट की ऐड दी थी, कहीं होर्डिंग लगे हैं तो वहाँ की फोटो खींच के बता, कितने दिन के लगे। आप ये प्रूफ मांगोगे या नहीं मांगोगे? क्या आप ये इंश्योर नहीं करोगे कि वो एक्सपेंस हुआ भी है या नहीं? 18.5 लाख का हुआ ही नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन वो एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी हुई भी है या नहीं हुई? या वेजेस एंड सैलरी वाला जो एक्सपेंस है, क्या वो इनकर हुआ है या नहीं हुआ? क्या वो अकर हुआ है या नहीं हुआ? करोगे ना चेक? तो पहली चीज तो आप यही वेरीफाई करोगे कि खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जी, दूसरी चीज, 18.5 लाख का ही हुआ है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कम या कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ है? मान रहे हो बात को? कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 लाख का एक्सपेंस हुआ है और उन्होंने 18.5 लाख ही शो करा है अपना जीपी बढ़ाने के लिए, या फिर 15 लाख का एक्सपेंस हुआ है और उन्होंने 18.5 लाख शो करा अपना जीपी कम करने के लिए। तो आप दूसरी चीज़ क्या इंश्योर करोगे कि भाई 18.5 लाख का ही खर्चा हुआ है ना, 18.5 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्स या कॉरस्पॉन्डिंग वेजेस हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पेमेंट्स हुई हैं या नहीं हुई? करोगे ना इंश्योर? अच्छा, तीसरी चीज़, मान लो ये P&L है 2019-20 का, तो आप ये भी तो इंश्योर करोगे कि 18.5 लाख का जो खर्चा हुआ है वो 19-20 में ही हुआ है। ऐसा तो नहीं कहीं कि भाई कोई खर्चा 1 अप्रैल 2020 से फिर होना हुआ है, मतलब 31 मार्च 2020 के बाद कोई एक्सपेंस हुआ और उन्होंने वो उस एक्सपेंस को इस P&L में इंक्लूड कर लिया, या फिर कोई पहले हुआ था, अप्रैल से पहले हुआ था, स्टार्ट साल शुरू होने से पहले हुआ था और वो इन्होंने इस साल में इंक्लूड कर लिया हो। वो तो नहीं करना चाहिए। वो तो उस साल में, जिस साल में हुआ है, जिस साल का वो एक्सपेंस है, जिस साल में वो एक्सपेंस इनकर हुआ है, उस साल में इंक्लूड होना चाहिए। तो अब तीसरी चीज़ क्या चेक करोगे कि भाई इसी साल में हुआ है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आगे पीछे वाला इसमें डाल लिया हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप चेक करोगे। क्या क्या चीज़? कि भाई एक्सपेंस ये एक्चुअल में ये वाला एक्सपेंस हुआ भी है या नहीं, फिर जितने का इन्होंने क्लेम करा है 18.5 लाख, उतने का हुआ है या नहीं, फिर क्या इसी साल में हुआ है या नहीं, और चौथी चीज़, अगर आप इस ट्रेडिंग P&L को ध्यान से देखो तो इन्होंने वेजेस एंड सैलरी 18.5 लाख पूरी ट्रेडिंग अकाउंट में डाली हुई है, और ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। तो आपको ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि भाई ये 18.5 लाख सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी दी गई जो कि डायरेक्टली ट्रेडिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है भाई अकाउंटिंग करने के लिए, ये P&L किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, उसका काम ये P&L बनाना है, उसको भी सैलरी दी और वो सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दी, वहाँ तो उसकी सैलरी तो डायरेक्ट में नहीं जानी चाहिए, उसकी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में P&L में जानी चाहिए। तो आप ये भी तो चेक करोगे कि भाई ये जो 18.5 लाख है, इसमें कहीं ऐसा एक्सपेंस तो नहीं डाल दिया या ऐसी सैलरी तो नहीं डाल दी जो कि एक्चुअल में जिसका प्रेजेंटेशन P&L में होना चाहिए।
लेकिन हमने किस में कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको बातें बोली उससे आप 4 चीज़ें चेक कर रहे हो। क्या 4 चीज़ें चेक कर रहे हो, अभी यहाँ लिख देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी और अच्छे से। पहली चीज़ आपने क्या चेक करी कि एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ, अकरेंस, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, क्या ये एक्सपेंस इसी साल में हुआ या नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं आगे पीछे वाला एक्सपेंस इसमें आ गया हो, है ना। इस चीज़ को बोलते हैं कट ऑफ। अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने क्या चेक करी, क्या 18 लाख का ही हुआ है, 18.5 लाख का ही एक्सपेंस हुआ है, मेजरमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम कंप्लीटनेस भी बोल सकते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। और चौथी चीज़, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस ही था, वो डायरेक्ट में शो करा है, क्या डायरेक्ट ही है कहीं इनडायरेक्ट तो नहीं है, तो हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। अब जब उस क्लाइंट ने आपको वो P&L दिया और उसने अपने P&L के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है कि जी वेजेस एंड सैलरी 18.5 लाख, तो एक्चुअल में उसने ये 4 चीज़ें क्लेम कर दी कि सर वो आपको क्या, आपके सामने क्या क्लेम कर रहा है कि मेरा वेजेस एंड सैलरी का खर्चा हुआ, 18.5 लाख का खर्चा हुआ, ये 18.5 लाख का खर्चा मेरा इसी साल 2019-20 में हुआ, और ये सारा का सारा 18.5 लाख का जो खर्चा है ना, ये सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें हैं वैसे तो, 5 चीज़ें उसने क्लेम करी। ये 5 चीज़ें जो उसने क्लेम करी, ये 5 चीज़ें होती हैं असर्शंस। वो क्लेम जो मैनेजमेंट कर रही है और आपको अब उन क्लेम्स को वेरीफाई करना है, वो जो क्लेम्स हैं वो हैं असर्शंस। उस बंदे ने, क्लाइंट ने असर्ट किया कि भाई उनका एक्सपेंस सैलरी, वेजेस एंड सैलरी का है, उनका एक्सपेंस 18.5 लाख का है, उनका एक्सपेंस 2019-20 में 18.5 लाख का है, और उनका जो सारा एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ये उन्होंने एजर्ट करा। और अब आपको इन एजर्शंस को चेक करना है, क्या एक्चुअल में इतना ही है, क्या एक्चुअल में इसी साल का है, क्या एक्चुअल में हुआ था, क्या एक्चुअल में डायरेक्ट है, ठीक है। और ये चीज आप हर आइटम ऑफ P&L और हर आइटम ऑफ बैलेंस शीट के लिए करोगे, ठीक है। इनको बोलते हैं असर्शंस। अगर मैं अब आपके सामने वही एक्सेल में जाऊं और आपको डिटेल में अब उस एनालिसिस को दिखाऊं, तो ये 18.5 लाख का आपको उन्होंने क्लेम करा कि भाई ये एक्सपेंस हुआ है। अब आप उससे क्या डेटा मांगोगे, आप उसको क्या बोलोगे, आप कहोगे हाँ जी ठीक है, नहीं ना, आप उसको कहोगे सर ये 18.5 लाख की डिटेल तो बताओ, किस एम्प्लॉय को कितना गया है। तो उसने आपको ये जो शीट है सैलरी पेड डिटेल्स, ये शीट बना के दी। इसमें मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि मतलब आपको दिख जाए जो प्रॉब्लम है। ये उसने शीट बना के दी। अच्छा जी, आपने पहले तो टोटल करा, और टोटल देखो तो ये आ रहा है 18.5 लाख का, वही 18.5 लाख वहाँ आया हुआ है। अच्छा जी ठीक है। अब आपने उससे क्या मांगा, आपने उससे मांगा यार सर ऐसा करो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी दे दो, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पर काम कर रहे थे इस साल भर में, आप उनकी सबकी लिस्ट दे दो। उसने आपको ये 10 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दे दी, ठीक है। शुरू के जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं वो तो 2019-20 हमारा साल है, उन्होंने तो 2019 से पहले ज्वाइन किया था, तो उनकी तो पूरी 12 महीने की सैलरी जाएगी। 5वां एम्प्लॉय है उसने साल के पहले दिन किया था, तो उसकी भी पूरी जाएगी। रजत सिंह है जो 6ठा एम्प्लॉय, 7वां एम्प्लॉय, 8वां, 9वां और 10वां, इनकी पार्शियल सैलरी जाएगी, पूरे साल की सैलरी नहीं जाएगी क्योंकि इन्होंने साल के बीच में ज्वाइन करा, ठीक है जी। आपने देख लिया, अच्छा सैलरी वैलरी सब देख लिया आपने। अच्छा, अब आपने जब ये शीट देखी तो आपने पहला ही आइटम देखो, पहला आइटम आपने देखा कि यार ये सैलरी तो मार्च 2019 की है, पेमेंट 1 अप्रैल को हुई है, लेकिन ये एक्सपेंस तो 2018-19 को बिलोंग करता है, इन्होंने 19-20 में क्यों डाल दिया। आपने उस बंदे को बुलाया जो सैलरी की शीट बनाता है, क्लाइंट का बंदा जो ये सैलरी की शीट प्रिपेयर करता है, आपने उस आदमी को बुलाया, आपने पूछा कि सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो मार्च 19 आपने खुद लिखा हुआ सैलरी फॉर द मंथ मार्च 19 है, और हमारा पीरियड तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है, तो ये एक्सपेंस तो होना ही नहीं चाहिए इस साल में। उसने देखा, उसने कहा हाँ सर ये तो गलती हो गई, असल में सर पेमेंट 1 अप्रैल को हुई थी ना, तो मैंने ना वो गलती से चढ़ा दिया, आप सही कह रहे हो, इसको तो हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए भाई, एक्सपेंस है ही नहीं इस साल का, एक्सपेंस पिछले साल का है। अच्छा, आपने और देखा, अब आपने और जब देखा तो आपने देखा कि ये क्या, परवीन कुमार, रुको एक सेकंड, परवीन कुमार ने तो 31 मार्च 2020 को ज्वाइन किया था, साल के आखिरी दिन।
इसने तो एक ही दिन काम करा, मंथली सैलरी इसकी 50,000 है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने 19-20 में पूरा का पूरा उसका एक महीने की सैलरी डाल दी, जबकि 19-20 में तो उसने एक ही दिन काम करा है। तो अगर उसकी सैलरी आपको एक्सपेंस करनी भी है तो आप एक दिन की करोगे, आपने पूरे महीने की एक्सपेंस कर दी, ये भी तो गलती है। ये जो 50,000 है इसमें बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो कि अप्रैल का एक्सपेंस है, अप्रैल 2020 का, जो अगले साल 2021 की जब P&L बनेगी उसके अंदर जाएगा, है ना। तो हुआ ये कि भाई एक महीना पहले का या एक महीना बाद का क्या हुआ, एक्सपेंस गलती से इसी साल में आ, और आपको एज एन ऑडिटर ये चीज़ इंश्योर करनी है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आगे का एक्सपेंस पीछे इस साल में आ गया, कोई पीछे का एक्सपेंस इस साल में आगे आ गया, कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। आपको इंश्योर करना है कि भाई 2019-20 का ही जो एक्सपेंस है वही इस P&L में आए। तो ये जो बिल्कुल पड़ोस वाले एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब कि लास्ट डेट है उसके बाद का कुछ छोटा सा एक्सपेंस हो गया, या लास्ट फर्स्ट डेट है उससे पहले का कोई एक्सपेंस इस साल में आ गया, इन एक्सपेंसेस को, इस अजर्शन को जब हम चेक करते हैं, इस अजर्शन को हम बोलते हैं क्या, कट ऑफ। आपको एक कट ऑफ डेट बनानी है। क्या कट ऑफ डेट, 31 मार्च 2020। इसके इस डेट तक जितने एक्सपेंस हुए हैं वो इस P&L में आएंगे, इस डेट के बाद वाले सारे एक्सपेंस अगले P&L में जाएंगे। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, क्या करती हैं कंपनीज कि भाई सेल बढ़ानी है इस साल की, 1 अप्रैल को सेल हुई है अगले साल, 1 अप्रैल 2020 को कोई सेल हुई, उसको 31 मार्च में शो कर दिया। या सेल कम दिखानी है तो 31 मार्च को कोई सेल हुई, उसको 1 अप्रैल में शो कर दिया। तो आपको खास खास ध्यान रखना है कि भाई कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। आप चेक करो बिल कब कटा है, आप चेक करो माल कब गया है, आप चेक करो ऑर्डर कब रिसीव हुआ था। ठीक है। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो आइटम्स हैं ना आपके कट ऑफ वाले, जो लास्ट की डेट के आसपास हो रहे हैं, इनको तो खास तौर पर चेक करो कि कहीं कुछ इधर बाहर तो ना स्पिल हो गया, या कोई बाहर वाला अंदर तो नहीं आ गया। ठीक है। तो इस अजर्शन को चेक करते हैं, इस अजर्शन को बोलते हैं कट ऑफ। अजर्शन क्या है, क्लेम किसका, मैनेजमेंट का, किस बारे में, कोई भी एक्सपेंस, इनकम, एसेट या लाइबिलिटी के बारे में। और 18.5 लाख का जब वेजेस एंड सैलरी का जब उन्होंने एक्सपेंस क्लेम करा, तो उन्होंने ये वाला 10,000 जो पिछले साल का था और ये वाला प्रवीण कुमार वाला 50,000 इस साल में ले लिया। उनका क्लेम 60,000 का गलत था। तो इस 60,000 के क्लेम को आप जब चेक करो, आपने जब चेक करा तो आपको पता चला, और इस 60,000 के क्लेम को आप हटा दोगे। तो एक चीज़ जो आपने चेक करी वो थी कट ऑफ। उनका क्लेम कट ऑफ का आपने चेक करा और आपने उसके हिसाब से अपना कोई डिसीजन लिया। ठीक है। ये आपने कौन सी अजर्शन चेक करी, कट ऑफ। मैनेजमेंट का कौन सा क्लेम चेक करा, कट ऑफ। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने दूसरी चीज़ चेक करने की सोची कि यार एक बार ये तो देखूं कि ये सारे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है। तो आपने वैसे ही मतलब एक फ़िल्टर लगाया, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम देखे, ये सारे नाम आ गए किन किन को पेमेंट हुई है। अच्छा जी, अभिषेक गुप्ता, अजय सिंह, अक्षय कुमार, प्रवीण कुमार, रजत सिंह, सौभाग्य सेतिया, श्याम कुमार, सबको हुई। एक कुछ गड़बड़ है सर, एक बार देखो, ये विमल कुमार जो है, जो कि जिसने 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया था, इस आदमी का तो नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, देख लो एक बार ना। विमल कुमार का तो, विजय सिंह तो है, विमल कुमार का तो नाम ही नहीं आ रहा। आपने फिर उस बंदे को बुलाया, उसने कहा सर ये एक विमल कुमार आपका एक एम्प्लॉई है, तो कहता हाँ जी मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ विमल कुमार, मैंने तो ये सैलरी वाला पूरी डिटेल बनाता हूँ। तो इसने बोला कि आप क्या दान दून कर रहे हो, क्या क्या सैलरी नहीं लेते आप। उसने कहा सर लेता हूँ, क्यों नहीं लेता। तो फिर सैलरी रजिस्टर में आपका नाम क्यों नहीं है, ये जो लिस्ट आपने दी है इसमें विमल कुमार तो आ ही नहीं रहा कहीं पे। आपने 3 महीना काम किया ना, 1 जनवरी को ज्वाइन किया आपने, 1 जनवरी 2020 को, 15-15 45,000 आपका भी तो आना चाहिए इसमें। विमल कुमार ने देखा, कहता हाँ सही कह रहे हो सर, ये तो मुझसे गड़बड़ होगी, मैं ना बाकी सबको तो ले लिया, खुद को ही लेना भूल गया। बहुत बार नहीं होता, हम दोस्त दोस्त पार्टी वार्टी करने जाते हैं, 10 लोग चले गए, हम काउंट करते हैं कितने लोग हैं, तो बाकी सबको तो काउंट कर लेते हैं, खुद को ही काउंट करना भूल जाते हैं। इसके साथ, भाई के साथ वही हुआ, इसने खुद को काउंट ही नहीं करा, तो इसने खुद का जो 45,000 का एक्सपेंस था वो डाला ही नहीं। तो मतलब कि आपने क्या देखा, आपने जब ये चीज़ आपको पता चली तो आपने उस बंदे को क्या बोला कि सर ये तो कंप्लीट ही नहीं है, ये जो आपने डेटा दिया है मुझे, जो आप 18.5 लाख के अगेंस्ट मुझे जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उनका जो डिटेल दे रहे हो वो तो कंप्लीट ही नहीं है, आपने अपने वाले तो एक्सपेंस ही नहीं डाल रखे हैं।
तो दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करी कि जो डेटा आपको मिला, ये जो 18.5 लाख का डेटा आपको मिला, क्या ये कंप्लीट है? नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि 45,000 तो डले ही नहीं हुए। ठीक है। दूसरी चीज़ कंप्लीटनेस को लेकर मैं बोल सकता हूँ, आपने जब ये उठाया, डेटा उठाया, आपने देखा कि कौन कौन से मंथ्स हैं। अच्छा, आपने देखा, ये देखो 2019 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारे आ रहे हैं। 2020 में भी जनवरी फरवरी मार्च आ रहे हैं। 1 अप्रैल को तो पेमेंट हुई थी, एक्सपेंस वो मार्च का ही था। मैं एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आप ये डाउट में ना आ जाओ कि सर अप्रैल आपने ले लिया। ये 1 अप्रैल को तो मार्च की सैलरी की पेमेंट हो रही है, वो तो पेमेंट की डेट है। ठीक है। तो जब आपने ये सारी चीज़ें देखी ना, अब ये तो यहाँ तो कंप्लीट है। मान लो कि आपने, आपके पास जो डेटा आया उसमें जनवरी फरवरी मार्च था ही नहीं। 2019 के तो 9 महीने थे, 2020 के 3 महीने थे ही नहीं, और वो 3 महीने की डिटेल ही नहीं थी, और 18.5 लाख वो 9 महीने की सैलरी थी जो इन्होंने P&L में चढ़ा दी। तो आप उसको क्या बोलोगे कि सर ये तो कंप्लीट ही नहीं है, 3 महीने का तो डेटा ही नहीं है आपके पास, 3 महीने की तो आपने कैलकुलेशन ही नहीं करी। वो बंदा क्या बोलेगा? अरे हाँ सर, भूल गया। अरे हाँ सर, गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती होगी भाई? 3 महीने की सैलरी नहीं दी तूने, सैलरी तो दी होगी, पेमेंट तो करी होगी, एम्प्लॉय थोड़ी ना फ्री में काम कर रहा होगा। पर तूने ये डिटेल जो है ना, ये कंप्लीट नहीं करी, इसको कंप्लीट करके ला। तो दूसरी चीज़ आप क्या चेक करोगे? पहली चीज़ आपने कट ऑफ चेक करी थी कि एक्सपेंस कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ आप क्या चेक करोगे? क्या जो आपके पास 18.5 लाख का एक्सपेंस है वो कंप्लीट है कि नहीं, जो उसकी डिटेल आ रही है वो कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीटनेस मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी। एक तो क्या सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है जो आपके एम्प्लॉयज़ लिस्ट में है, और दूसरी चीज़ क्या सारे महीने कवर हो रहे हैं। हमारे डेटा में सारे महीने कवर हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कभी कभार लास्ट मंथ का डेटा रह जाता है, फर्स्ट मंथ का डेटा रह जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ तो कहीं नहीं हो रही, पूरा कंप्लीटनेस के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। पहली चीज़ कट ऑफ, दूसरी चीज़ कंप्लीटनेस। अच्छा जी, तीसरी चीज़, हाँ, अब आपने जब लास्ट में देखा तो आपने देखा कि ये कोई सौभाग्य सेठी है जिसको 5,000 रुपये की पेमेंट हो रही है। ठीक है, फरवरी के लिए भी हुई, मार्च के लिए भी हुई। आपने जब एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देखी, सौभाग्य सेठिया तो कोई नाम ही नहीं है, एम्प्लॉय तो है ही नहीं सौभाग्य सेठिया, तो है कौन भाई? आपने फिर विमल साहब को बुलाया, आपने बोला कि सर ये क्या सौभाग्य सेठिया कौन है? उसने कहा कौन है? अरे भाई आपने 5,000 रुपये की पेमेंट कर रखी है, उसको डिटेल में आप मुझे दे रहे हो, ये है कौन? तो कोई भी नहीं है, फिर दे क्यों रख, फिर भी पैसे किस बात के डाल रखे हैं? उसने बोला सर रुको मैं चेक करता हूँ। उसने अपना सिस्टम विस्टम से चेक करा, अच्छा डिटेल में उसने सब कुछ खोल के देख लिया, उसको सौभाग्य सेठिया नाम का बंदा ही नहीं मिला। तो मतलब कि ये 10,000 का एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं, है ना। ये 10,000 का एक्सपेंस तो इनकर किया ही नहीं। ये तो इसलिए कहीं इसलिए तो नहीं डाल दिया कि सैलरी बढ़ा दो, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑडिटर की पकड़ में आ गया तो भाई हटा देंगे, नहीं पकड़ में आया तो निकल गई हमारी बात, तो है कि नहीं। तो अब आपको एज एन ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि भाई ये 10,000 का एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं था, ये एक्सपेंस तो अक्कर ही नहीं किया, तो इस एक्सपेंस को तो दिखाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो जब आप ये चीज़ चेक करते हो कि कोई एक्सपेंस हुआ भी है या नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अकरेंस। आप अकरेंस चेक कर रहे हो। मैनेजमेंट का क्लेम था इस शीट के थ्रू कि भाई ये 10,000 का एक्सपेंस हुआ है, आपने चेक करा, उनका क्लेम गलत साबित हो गया, तो अकरेंस वाली जो असर्शन थी वो गलत साबित हुई। ठीक है। तो अभी तक आप मैनेजमेंट के 3 क्लेम चेक कर चुके हो। कट ऑफ, उसमें भी आपको एक प्रॉब्लम मिली, एक एक्सपेंस आगे का एक्सपेंस पीछे का डाल रखा था। दूसरी आपने कंप्लीटनेस चेक करी, उसमें आपको एक प्रॉब्लम मिली कि विमल की तो सैलरी नहीं डली। और तीसरी आपने असर्शन कौन सी चेक करी? ये अपनी अकरेंस वाली, 10,000 का ऐसा एक्सपेंस डाल रखा था जो अकर ही नहीं करा। ठीक है। अच्छा, अब आपने फिर देखा एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को, इस डेटा को भी, बीच में आपको एक सीए अक्षय कुमार दिखा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि सीए अक्षय कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन इसकी सैलरी उस 18.5 लाख में है, एक बार देखूं? देखो ज़रा, आपने इसको स्क्रॉल किया थोड़ा सा तो आपने देखा कि हाँ भाई ये डाल तो रखी है अक्षय कुमार की सैलरी, 2 3 4 5 6 7 7 महीने की डाल रखी है ना। कब ज्वाइन किया था इसने? सितंबर में ज्वाइन किया था, है ना, सितंबर में ज्वाइन किया था, तो हाँ 7 महीने हो गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन इसको डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों दिखाया हुआ है? आपने विमल साहब को फिर बुलाया कि विमल साहब एक चीज़ बताओ, ये जो सी अक्षय कुमार है ये कौन है?
तो उसने बताया कि ये तो सर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, P&L बैलेंस शीट यही बनाता है। मैंने कहा फिर आपने इसका एक्सपेंस डायरेक्ट में क्यों डाल रखा है? डायरेक्ट में तो वो एक्सपेंसेस आते हैं ना जो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है। डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड मान लो इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो लेबर सुपरविजन का काम कर रहा है उस बंदे की सैलरी यहाँ आएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस का काम कर रहा है, उसकी सैलरी तो P&L में जाएगी, ट्रेडिंग में थोड़ी ना जाएगी। ठीक है, आपने उससे ये सवाल जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ सर बात तो आपकी ये भी सही है। तो आपने उसको क्या बोला, इसको रिक्लासीफाई करो। आपने इस एक्सपेंस को जो ये 70,000 इंटू 7 का जो एक्सपेंस है 7 महीने के 70,000, वो आपने गलत प्रेजेंट किया हुआ है या गलत डिस्क्लोज किया हुआ है। आप इसको अपने P&L में डिस्क्लोज करो। ठीक है, तो आपने चौथी चीज़ क्या चेक करी कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा 4 चीज़ें हो गई, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर और अकरेंस। पांचवी चीज़ की गलती मैंने इसमें डाली नहीं, बट मान लीजिए इन्होंने क्या करते ये यहाँ पर अक्षय कुमार को 1 महीने की सैलरी और दे देते। अगस्त 19, ठीक है 70,000। या फिर इस रजत सिंह की सैलरी तो 10,000 थी लेकिन इन्होंने शो कर दी 1 लाख। या फिर इसको 70,000 के TDS कटना था, मान लो इसका 10% और काटा कितना 5%। और ग्रेचुटी मान लो, ग्रेचुटी इसके नाम की रखनी थी 8%, रखी कितनी 5%, या कैलकुलेट 5% करी। ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब कि आप कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हो। एम्प्लॉय का TDS आपको 10% के हिसाब से मेजर करना था, आपने 5% के हिसाब से कर लिया, है ना। एम्प्लॉय की ग्रेचुटी आपको 8% के हिसाब से करनी थी, आपने 5% के हिसाब से कर लिया। ये चीज़ें आपको ये भी एज एन ऑडिटर ये भी इंश्योर करना है कि भाई जो भी एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं, सैलरी वेजेस हैं, उसके साथ, अब सैलरी वेजेस यहाँ मैंने सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से एग्जांपल लिया है, लेकिन उसके साथ डियरनेस अलाउंस होगा, उसके साथ ग्रेचुटी होगी, उसके साथ EPF होगा, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन सब चीज़ों की जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो ठीक करी हुई है कि नहीं करी हुई, और उस कैलकुलेशन को क्या ठीक तरह से फिर प्रेजेंट किया है P&L के अंदर या नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप 5वीं चीज क्या चेक करोगे, अपना मेजरमेंट। ठीक है, तो 5 चीजें जो मैनेजमेंट ने क्लेम करी, आपको वो 5 चीजों को चेक करना है। कौन सी 5 चीजें? मेजरमेंट, कंप्लीटनेस, अकरेंस, कट ऑफ और आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। 5 चीजें आपको चेक करनी है। और ये जो 5 क्लेम्स हैं, इन 5 क्लेम्स को असर्शन बोलते हैं। ये जो 5 असर्शंस थी, ये रिलेटेड थी इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, मैं एक बार आपको ICAI का मैट खोल के भी दिखा देता हूं। ये देखो, इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस कंप्राइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बैलेंसेस, ये आपकी हेडिंग है। और देखो असर्शन कौन सी? अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, और नीचे जाएं तो मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये 5 आपकी असर्शंस है। इनका भी एग्जाम्पल अगर देखना है तो देख लो। अकरेंस में ये पढ़ोगे अगर आप, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथराइज्ड पर्सनल। आपको इंश्योर करना है कि ऐसा नहीं है, आपको इंश्योर करना है कि अनऑथराइज्ड पर्सनल की कहीं सैलरी तो नहीं डाल दी इसमें, जैसे सौभाग्य सेतिया की डाली हुई थी। अच्छा, कंप्लीटनेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल। हमारे एग्जाम्पल में विमल सिंह की नहीं डाली थी, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि सबकी डली हुई है। अच्छा जी, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। इन्होंने क्या किया हुआ था, अप्रैल की सैलरी मार्च में डाल दी, पिछले मार्च की सैलरी इस साल अप्रैल में डाल दी, तो वो इन्होंने गलत करा। आपको इंश्योर करना है कि वो ऐसी गलती ना करें। चौथा, ये देखो, एनी एडजस्टमेंट सच एज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हैव बीन करेक्टली रिकनसाइल्ड एंड अकाउंटेड फॉर। प्रॉपर अकाउंटिंग जो TDS है वो करेक्टली आपने काटा है, करेक्टली उसको रिकनसाइल कराया है, ठीक है, और करेक्टली उसकी अकाउंटिंग करी है। अच्छा, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैज़ बीन फेयरली एलोकेटेड बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिलेटिंग टू सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है तो वो तो एसेट की कॉस्ट में, उसके ऊपर कोई एम्प्लॉय ने काम करा तो वो तो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे ना, उसको एक्सपेंस ऑफ थोड़ी ना करेंगे। तो आपको ये चीज़ें भी इंश्योर करनी है कि कौन सा एक्सपेंस एसेट में ऐड होना है, कौन सा एक्सपेंस एक्सपेंस ऑफ होना है, फिर कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस ऑफ होना है, कौन सा एक्सपेंस
P&L में जाना है, ये चीज़ भी आपको इंश्योर करनी है। और आप जब इसको इंश्योर करते हो तो आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को चेक करते हो। ठीक है, ये था इनकम एक्सपेंस के हिसाब से असर्शंस। अब बैलेंस शीट के आइटम के हिसाब से मैंने बनाया नहीं है, एक्सेल में नहीं बनाया है, बट आपको अब समझ आ जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्री का एग्जाम्पल लो, यहाँ पे बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल लें इन्वेंट्री का। आपको बैलेंस शीट मिली और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी 1,00,000 और लिखा हुआ था कि भाई 1000 यूनिट प्रोडक्ट ए की है 10 रुपये का, और प्रोडक्ट बी के 1000 यूनिट हैं 90 रुपीज़ के। 1000 इंटू 10,000, 90 इंटू 1000, 90,000, 1,00,000 हो गया। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये इंश्योर करोगे ना कि हाँ ये ए की 1000 यूनिट और बी की 1000 यूनिट एक्चुअल में है भी या नहीं। कैसे चेक करोगे? आप उनके वेयर हाउस जाओगे, आप वेयर हाउस में जाके बोलोगे भाई काउंट करवाओ, ए की 1000 यूनिट, बी की 1000 यूनिट। उसने काउंट करवाई, ए की निकली 500 या फिर बी की निकली 1500। तो आपको पहली चीज़ क्या इंश्योर करनी है कि जो इन्वेंटरी या जो एसेट, अगर मान लो कोई एसेट फर्नीचर की बात हो रही है, उन्होंने लिखा जी 100 चेयर है हमारे पास, तो आप चेक तो करो कि 100 चेयर हैं भी या नहीं, कहीं 90 चेयर तो नहीं है और उन्होंने 100 दिखा रखी हैं। आप फिजिकली वेरीफाई करो। आपने फिजिकली वेरीफाई करा और आपको पता चला जी ए की तो 500 यूनिट थी या चेयर तो 90 ही पड़ी हुई थी। आपको पहली चीज़ क्या इंश्योर करनी है कि आपका जो एसेट है या फिर लाइबिलिटी है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? इन्होंने कोई क्रेडिटर दिखाया हुआ है, क्रेडिटर है जी सी। आप सी को कंफर्मेशन दोगे, कंफर्मेशन का एक चैप्टर, एक टॉपिक है। आप सी को कंफर्मेशन दोगे कि भाई तेरा इतना इतना इन्होंने तुझे क्रेडिटर बना रखा है, तो क्या तू एक्चुअल में क्रेडिटर है? उसने कहा नहीं जी, मेरा तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप क्या चेक कर रहे हो? आपने चेक करा कि यार ये तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस लाइबिलिटी की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये लाइबिलिटी तो उन्होंने धक्के से दिखा रखी है, या फिर ये एसेट तो धक्के से दिखा रखा है। तो जब उन्होंने इन्वेंटरी शो करी अपनी बैलेंस शीट में और बोला कि जी 1000 यूनिट है ए की, 1000 यूनिट है बी की, तो मैनेजमेंट का क्लेम है कि उनके पास 1000 यूनिट है। आपको उस क्लेम को चेक करना है कि भाई वो 1000 यूनिट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो आपने कौन सी असर्शन उनकी फेल कर दी? एग्जिस्टेंस। देखो उसी डॉक्यूमेंट में जाओ, पहली असर्शन एग्जिस्टेंस। इन्वेंटरी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्टेड एट द पीरियड एंड। आपको देखना है कि क्या वो 31 मार्च की अगर इन्वेंट्री वो शो कर रहा है बैलेंस शीट में, तो 31 मार्च को 1000 यूनिट ए की और 1000 यूनिट बी की एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कंप्लीटनेस। आपने एक सेल का टाइप पढ़ा होगा, सेल ऑन अप्रूवल। आपने क्या करा, 30 मार्च को कोई सेल करी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। 15 दिन का अगले को टाइम दिया कि भाई 15 दिन में डिसाइड करके बता देना कि तूने माल लेना है या नहीं लेना है। अब 31 मार्च को आपकी सेल कंप्लीट नहीं हुई है, वो जो माल उस बंदे के पास पड़ा है वो माल आपका ही स्टॉक है अभी भी, जब तक सेल अप्रूव नहीं हो जाती। तो अब एज एन ऑडिटर आपको इंश्योर करना है कि भाई क्लाइंट का जो माल सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे किसी और के पास पड़ा है वो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड करा है या नहीं करा है। या फिर आपने अपना माल, आपका वेयर हाउस भर चुका था, बहुत सारा माल आ गया और माल आ गया, अब आपने क्या करा, आपके पड़ोस में किसी और का वेयर हाउस था, आपने उसको बोला भाई आज के लिए रख ले, और आज के लिए जिस दिन उसने रखा वो डेट थी 31 मार्च। आपने स्टॉक की वैल्यूएशन करी, आपने जो अपने वेयर हाउस में माल पड़ा था उसको तो चेक करके डाल दिया, जो दूसरे के में पड़ा था वो भी तो आपका ही माल, वो भी तो आपको उसमें ऐड करना है। आप करना भूल गए। अब एज एन ऑडिटर आपको ये इंश्योर करना है, आप देखोगे कि भाई लास्ट में परचेज हुई थी कुछ 30-29 तारीख की कुछ परचेज हुई थी, और जो जिससे ख़रीदा था उसने डिस्पैच भी कर दिया, तो माल है कहाँ? यहाँ तो आया नहीं, रजिस्टर में तो एंट्री कर नहीं रखी इन्होंने। ऐसा होता है कि जब वेयर हाउस में कोई भी माल आता है ना, तो एक स्टॉक रजिस्टर बना होता है, उसमें वो एंट्री करते हैं, भाई इतना माल इस पार्टी से इस तारीख को इतने बजे आया है, और जब माल निकलता है तब भी करते हैं, एग्जिट की एंट्री करते हैं कि इतना माल निकल गया। तो इस रजिस्टर में तो है नहीं, तो माल रह कहाँ गया? आपने पूछा वेयर हाउस वाले से, तो उसने आपको बताया कि अरे हाँ सर वो तो दूसरे के वेयर हाउस में रख रहा है।
तो वो माल भी आपको इसी में इंक्लूड करना है। और जब आपने वो माल भी इंक्लूड करके आपने क्या इंश्योर कर लिया कि आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री का आइटम आ रहा है वो कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट कंप्लीटनेस। तीसरा पॉइंट फिर कट ऑफ। मान लो कोई सामान था भाई 1 तारीख को आया था, आप हो सकता है कि आप 31 मार्च को वहाँ पर वैल्यूएशन करने, स्टॉक चेक करने नहीं जा पाए। 31 मार्च को का स्टॉक आप लिखोगे ना, क्लोजिंग स्टॉक जो लिखोगे बैलेंस शीट के अंदर वो 31 मार्च का होगा। आप नहीं, एज एन ऑडिटर आप नहीं कर पाए चेक जाके, आपने बाद में करा। तो आप अब ये इंश्योर करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 अप्रैल को जो माल आया था सुबह वो इन्होंने कहीं 31 मार्च के स्टॉक में डाल दिया हो। आप वो स्टॉक जो रजिस्टर था ना एंट्री वाला उसको चेक करोगे, आप जिसने माल भेजा था उससे डॉक्यूमेंट मंगवाओगे, जिस ट्रक से माल आया था उस ट्रक का जो ई-वे बिल बना होगा या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट रिसीट बनी होगी, आप वो चेक करोगे और ये देखोगे कि भाई ये माल कब रिसीव हुआ है। और आप इंश्योर करोगे कि कहीं 1 अप्रैल वाला माल इन्होंने 31 मार्च के स्टॉक में दिखा तो नहीं दिया। कट ऑफ। अच्छा, चौथा चीज़, इन्वेंटरी आपको वैल्यू करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो आपके यहाँ पर वेयर हाउस में, जो क्लाइंट के यहाँ पर वेयर हाउस में पड़ा था, मैं आपके बार बार बोल रहा हूँ बट वो क्लाइंट के एंगल से बोल रहा हूँ, जो वेयर हाउस में माल पड़ा था उसकी मान लो वैल्यू तो थी, कॉस्ट जो थी वो थी 1 लाख, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 90,000 थी। तो आपको वैल्यूएशन किसके ऊपर करनी है? 90,000 के, है ना। आप अब एज एन ऑडिटर आपको ये इंश्योर करना है कि क्या इन्होंने वैल्यूएशन ठीक करी है इन्वेंटरी की। सेम चीज़ एसेट में भी होती है, एसेट में भी अगर वैल्यू गिर जाती है तो आप रीवैल्यू कर देते हो ना नीचे पे। तो आपको एज एन ऑडिटर इंश्योर करना है कि क्लाइंट ने जो आपको बैलेंस शीट दी उसमें जो इन्वेंटरी थी, पहली चीज़ तो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, दूसरी चीज़ वो कंप्लीट है या नहीं, कहीं किसी और पार्टी के पास आपने माल रखवाया और वो आप काउंट ही ना करो। तीसरा, कहीं 1 अप्रैल की इन्वेंट्री 31 मार्च में तो नहीं डाल दी। चौथा, वैल्यूएशन ठीक करी है या नहीं करी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूएशन हुई है या नहीं हुई है। आपका एग्जाम्पल भी यही है। पांचवी चीज़, आपके यहाँ पर कुछ माल पड़ा है। अब वो जो वेयर हाउस, दूसरे के वेयर हाउस में आपने माल रखवाया था ना क्लाइंट ने, उसको दूसरे एंगल से सोचो। क्लाइंट के वेयर हाउस का जो पड़ोसी वेयर हाउस है, उस पड़ोसी वेयर हाउस का जो मालिक है उनका वेयर हाउस भर चुका था, वो जो पड़ोसी वेयर हाउस था वो भर चुका था, उसका लेकिन कुछ माल आया, उसके पास जगह नहीं थी, उसने क्या करा, उसने वो माल आपके वेयर हाउस में रखवा दिया, आपके क्लाइंट के वेयर हाउस में रखवा दिया। आप एज एन ऑडिटर जब चेक करने गए तो आपने देखा कि यार ये कौन सा माल पड़ा, इस माल को उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में काउंट कर लिया क्लाइंट ने, और आपको जो बैलेंस शीट दी उसमें भी वो इंक्लूडेड है। आपने कहा जी ये माल, तो उसने बोला कि ये तो जी पड़ोसी का माल है, उसके यहाँ जगह भर गई थी तो हमने रख लिया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई तो फिर अपने में क्यों दिखा रखा है, तेरा तो इसके ऊपर कोई राइट ही नहीं है। आप कोई भी एसेट अगर दिखा रहे हो, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई एसेट लिया लीज पे, ऑपरेटिंग लीज पे, तो क्या आप उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे? क्या आप उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे, या जो लीज रेंट है उसको एक्सपेंस करोगे? लीज रेंट को एक्सपेंस करोगे ना, क्यों? क्योंकि आप अभी उस एसेट के मालिक नहीं हो। एसेट्स में आप वही चीज़ें दिखाओगे, वही एसेट्स दिखाओगे जिनके आप मालिक हो। अगर आपने कोई भी ऐसा एसेट, फर्नीचर किराए पे लिया हुआ, भाई ले सकते हो, लेकिन फिर आप उस फर्नीचर को एसेट में थोड़ी ना दिखाओगे, आप उस फर्नीचर को एक्सपेंस करोगे, तो जो भी रेंट होगा, है ना। तो पांचवा एजर्शन आप क्या चेक करोगे, भाई जो जो एसेट इन्होंने दिखा रखे हैं बैलेंस शीट में, क्या एक्चुअल में ये उसके मालिक हैं भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लीज पे ले रखा हो। तो जितने भी आप जाओगे जब चेक करने, आप इन्वेंट्री चेक करोगे, आपने मशीनरी चेक करी, बहुत बड़ी मशीनरी थी, आपने कहा इसका बिल दिखाओ, आपने मशीनरी खरीदी होगी, इसका बिल तो दिखाओ, कितने में खरीदी, कब खरीदी। अगला बंदा बिल नहीं दिखा पा रहा कि भाई क्यों नहीं दिखा पा रहे, सर खरीदी थोड़ी ना, हमने तो किराए पे ले रखी है। अरे भाई किराए पे ले रखी है ठीक है, लेकिन फिर एसेट में क्यों दिखा रहा है? फिर इसका किराए को एक्सपेंस ऑफ कर। तो आपको अगली चीज़ क्या चेक करनी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और पांचवा एग्जाम्पल है, रुको, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, करंट एसेट को करंट एसेट में ही दिखा रहे हो, नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट में ही दिखा रहे हो। जो एम्प्लॉय एक्सपेंस, मैंने नहीं बोला था कि एसेट को बनाने में कोई एक्सपेंस काम आ रहा है,
तो आप ये चीज़ इंश्योर करो कि क्या उसको एसेट की वैल्यू में इंक्लूड किया हुआ है, मतलब कि जो एसेट जो वैल्यू पे प्रेजेंट किया जा रहा है, जो वैल्यू पे डिस्क्लोज किया जा रहा है, क्या वही एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, या फिर जिस कैटेगरी में वो प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस कैटेगरी में वो डिस्क्लोज किया जा रहा है, क्या उसी कैटेगरी में उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, क्या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को आप लाइबिलिटीज़ में दिखाते हो? नहीं, नोट में दिखाते हो नीचे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके क्लाइंट ने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटीज़ में दिखा दी बैलेंस शीट में। आपको ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करनी है। तो आपको जब आप क्या बोलते हैं, जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के एजर्शंस चेक कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी कोई आइटम आया तो मैनेजमेंट ने 5 क्लेम करे, उस एक्सपेंस की अकरेंस के, उस एक्सपेंस की कंप्लीटनेस के, उस एक्सपेंस के कट ऑफ के, उस एक्सपेंस की मेजरमेंट के और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के। उनके हिसाब से ये 5 चीज़ें उन्होंने कर ली। अब आप चेक करो कि क्या एक्चुअल में 5 चीज़ें सही से हुई हैं या नहीं। और जब बात एसेट लाइबिलिटी की आती है तो उसमें एग्जिस्टेंस का, कि वो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्लीटनेस का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई माल तीसरी पार्टी पर रखवाया था और उसको इंक्लूड नहीं किया। तीसरा कट ऑफ का, 1 अप्रैल का माल 31 मार्च में। चौथा वैल्यूएशन का, एएस लगता है। पांचवा राइट एंड ऑब्लिगेशन का, क्या आपका एक्चुअल में इस एसेट के ऊपर राइट है या नहीं। और आखिरी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का। ठीक है, एक बार असर्शन का मीनिंग फिर से बोल देता हूँ कि भाई असर्शन, जब भी कोई क्लाइंट आपको P&L बैलेंस शीट बना के देगा, उसमें वो कुछ एक्सपेंस लिखेगा, कुछ इनकम लिखेगा, कुछ एसेट लिखेगा, कुछ लाइबिलिटी लिखेगा, तो वो कुछ चीज़ें उसको वहाँ लिख के कुछ चीज़ें क्लेम कर रहा है। कौन सी चीज़ें? ये 5 या ये 6 जो इसमें हमने डॉक्यूमेंट में देखी। आपको इंश्योर करना है कि उसके ये 5 6 क्लेम जो हैं ये सही हैं। अगर गलत हैं तो आप ठीक करवा दो या ऑब्जर्वेशन दे दो। ठीक है, इसको बोलते हैं असर्शन। तो असर्शन वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्लेम है हर आइटम ऑफ बैलेंस शीट का जिसको आपको चेक करना है। आप जब भी कोई आइटम चेक करोगे तो आप आइटम को क्या चेक करोगे? उसमें कुछ चीज़ें चेक करोगे ना, उसके अमाउंट को चेक करोगे, उसके एग्जिस्टेंस को चेक करोगे, उसका अमाउंट सही है नहीं है, कैलकुलेट ठीक से करा है नहीं करा, सही आइटम को सही जगह दिखाया या नहीं दिखाया, ये चीज़ें आप चेक करोगे ना। वही चीज़ें जो आप चेक कर रहे हो ना, उनको असर्शन बोलते हैं। इतना ही था। आई होप आप लोगों को असर्शन का मीनिंग समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।